होली कब है? कब है होली? हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। होली का टाइम एक ऐसा खतरनाक टाइम होता है जब नेगेटिव एनर्जीज की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम भी आगे चलकर सीखेंगे भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कितना भी समझा लो, वो आगे बढ़कर ऐसी चीजों के अंदर इंटरप्शन करते हैं, घुस जाते हैं और चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को इन गलतियों का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसे हमारे आज के इस इंसिडेंट में अदिति के साथ, जो कि बिलोंग करती है जयपुर को। अदिति एक बहुत ही चिल टाइप की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और उसे भूत प्रेत, जादू, टोना टोटका, इन सब चीजों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। और इसी के चलते अदिति ने की एक गलती, एक ऐसी गलती जिसकी सजा उसे मिली और उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक किया करो यार, वीडियो को लाइक, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चीज को मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। तो अदिति अपने दोस्तों के साथ होली से 2-3 दिन पहले स्कूटी पर घूम रहे थे। इनका पूरा 8-10 दोस्तों का ग्रुप था, ये सब लोग साथ में घूम रहे थे और घूमते घूमने के साथ साथ ये लोग प्लानिंग कर रहे थे होली की, कि होली पर क्या मस्ती करनी है, क्या धमाल करना है। इन्हीं दोस्तों के ग्रुप में से एक दोस्त का फार्म हाउस था, तो इन लोगों ने प्लान किया कि उस फार्म हाउस पर हम लोग स्विमिंग पूल जो है उसमें पानी भरवाएंगे और वहां पर होली के दिन बहुत मस्त पार्टी करेंगे, मजा करेंगे सभी लोग। घूमते घूमते इसी तरह से इन लोगों की नजर एक औरत पर पड़ी। ये औरत एक सुनसान चौराहे के बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी। वो औरत एक लाल कलर की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और वहां पर वो एक दिया जलाकर कुछ पूजा टाइप कर रही थी। उसको देखकर इन लोगों ने थोड़ा दूर अपनी गाड़ी रोक दी और उस लेडी को देखने लगे। ये उस औरत को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो औरत चौराहे पर बैठकर कभी अपने हाथ ऐसे उठा रही थी, कभी वो ऐसे हाथों को अपने सिर पे रख रही थी, फिर ऐसे करके वैसे से कुछ जैसे किसी चीज को बुला रही हो, फिर वापस ऐसे हाथ घुमा के आगे फिर ऐसे ऐसे अपने हाथों को फेंक रही है। ये सब चीजें वो पहली बार देख रहे थे और इनमें से उनका दोस्त वो एक टोना टोटका कर रही है। उसको सब लोग शांत करवाते और उस औरत को फिर से ध्यान से देखने लगते हैं। उसके बाद वो औरत अपनी जगह से उठती है। उसने वहां पर जो दिया जला रखा था उस दिए के वो चक्कर लगाती है, करीबन 6-7 बार वो चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे ऐसे मुट्ठियों को, है ना, जमीन पर पीटती है। जैसे आप आटा गूंथते टाइम करते हो ना, बिल्कुल ऐसे वो जमीन के ऊपर करती है। उसके बाद वो अपने पैरों से चप्पल उतारती है और दोनों चप्पलों से वहां पर 3 बार ऐसे पीटती है। फिर एक चप्पल को एक तरफ रखती है, दूसरी चप्पल को उसके अपोजिट रखती है और उसके बाद वहां पर ढोक देकर उसको प्रणाम करके वो वहां से निकल जाती है। उस औरत के जाने के बाद इनके ग्रुप में एक लड़की होती है रश्मि। वो बोलती है कि यार आशु, ये औरत क्या कर रही थी। आशु वही जिसने थोड़ी देर पहले बोला था कि औरत टोटका कर रही थी। तो उसने बताया कि भाई होली का टाइम चल रहा है और ये औरत एक टोटका करके गई है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो बोलता है भाई हंसो मत, सही कह रहा हूँ, होली के टाइम पर ये टोना टोटका उतारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए ये औरत भी एक तरह का टोटका यहाँ पर कर रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि होली के 8 दिन से पहले का जो टाइम शुरू होता है उसे हम लोग होलाष्टक के नाम से जानते हैं। होलाष्टक में किसी भी तरह के शुभ कार्य को नहीं किया जाता है और इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा हावी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ कहानियां हैं, हमारी हिस्ट्री रही है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि प्रहलाद को लेकर होलिका आग के अंदर बैठ गई थी ताकि प्रहलाद उसके साथ ही जल जाए और उससे पहले प्रहलाद को 8 दिन तक बांध के रखा गया था। यहां से भी ये रिलेटेड है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम ज्योतिष शास्त्र को देखें तो इस टाइम पर सूर्य, शनि, चंद्रमा, इन सभी की जो स्थिति है वो हानिकारक अवस्था में पहुंचने लगा। एक इनका जो पोजीशन होता है वो ऐसे अलाइन होता है कि इस टाइम पर आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हो। और इसी वजह से, क्योंकि देवीय शक्तियां इस टाइम पर आप कह सकते हो तरीके से सो रही होती हैं या लेस एक्टिव होती हैं और नकारात्मक शक्तियां इस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो जब भी किसी को किसी के ऊपर जादू टोना करना होता है या अपने घर से जादू टोने को उतारना होता है तो इस टाइम को नेगेटिव एनर्जीज के लिए सबसे बेस्ट टाइम कंसिडर किया जाता है और इसीलिए सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं भी इसी टाइम की जाती हैं और वो सफल भी होती है। खैर, आशु ने जो अपने दोस्तों को बताया तो अदिति हंसते बोलती है, क्या यार आशु, तू कुछ भी बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है बता।
तेरा कहना यह है कि उस औरत के इस तरह से यहाँ पूजा करने से, वो अजीब अजीब सा डांस करने से और उसके बाद चप्पल पीटकर चले जाने से कोई आत्मा यहाँ पर बैठ जाएगी और जब कोई यहाँ से गुजरेगा तो वो आत्मा उसके साथ होलेगी। तो आशु बोलता है, यार देख, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी चौराहे के ऊपर टोटका पड़ा हुआ हो तो उस चौराहे से बच के चलना चाहिए, साइड में से निकल जाना चाहिए। तो अदिति बोलती है, क्या यार आशु, तू भी कैसी बातें करता है। एक बात है ना, तेरे घर वालों ने तुझे पढ़ा के अपने पैसे बर्बाद ही किए, तू इंजीनियरिंग कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। तू अगर ऐसी फालतू की चीजों में विश्वास करेगा ना तो ये पक्का ही किसी ना किसी दिन एक साइंटिस्ट की आत्मा तुझे आके परेशान जरूर करेगी। इतना कहने के बाद अदिति कहती है कि चलो अच्छा एक काम करते हैं, गेम हो जाए, स्पिरिट गेम। सब उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं स्पिरिट गेम, ये कौन सा गेम है। तो बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे अलावा तुम में से कोई भी उस टोटके को जाकर बिगाड़ देता है या उसमें रखे सामान को इधर कर देता है तो तुम सबको होली की पार्टी मेरी तरफ से, तुमसे किसी को 1 रुपया भी खर्च करना नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सब लोग सकपका जाते हैं, बोलते तू पागल हो गई क्या, ऐसा ऐसा गेम हम लोग नहीं खेलेंगे, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, क्या यार तुम लोग कितने डरपोक हो। अच्छा चलो ठीक है, उल्टा करते हैं, अगर मैं उस टोटकी के पास जाके उसको बिगाड़ के उसमें जो भी चीजें करनी हो करके आ जाऊं तो क्या तुम लोग सब मिलकर मुझे पार्टी दोगे। कोई कुछ नहीं बोलता है, सब बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद रश्मि बोलती है, अच्छा चल डन, ठीक है, तू ये कर, तेरे को पार्टी मेरी तरफ से, तू जो बोलेगी वो चलेगा, जा तू करके आ। और उसकी बात सुनकर अदिति मुस्कुराती है और वो उस चौराहे की तरफ जाना शुरू कर देती है। सभी लोगों को ये लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद अदिति घबराकर वापस आ जाएगी, लेकिन जैसा वो लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। अदिति उस चौराहे पर पहुंचते और पहुंचकर वो देखती कि वहां पर जो टोटका बना हुआ था तो वहां पर एक सफेद पाउडर से गोला सा बना हुआ था और उसके बाद उसमें सिंदूर से अलग अलग खाने बने हुए थे। उस गोले के बिल्कुल बीच में एक दीपक जल रहा था और उन खानों में कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ था, जैसे कुछ चूड़ियां पड़ी थी, सफेद कलर की मिठाई पड़ी थी, राई पड़ी थी, थोड़ी बहुत मिर्ची पड़ी हुई थी, लौंग पड़ी हुई थी और ऐसे बहुत सारी चीजें उन खानों के अंदर अरेंज्ड थी। ये सब देखकर अदिति एक बार फिर से अपने दोस्तों की तरफ देखती है और बोलती है, तुम लोग सब कितने डरपोक हो पागल, ये सब चीजें बकवास होती है। और इतना कहने के बाद वो वहां पर पड़े हुए सामान को उठाकर फेंकना शुरू कर। सबसे पहले एक नारियल वहां पड़ा था उसको उठाकर फेंकती है, फिर उसके बाद जो चूड़ियां थी उनको उठाकर फेंक देती है और जो कुछ वहां पे बना हुआ था उन सब चीजों को मिक्स करना शुरू करती है। उसको ये करता हुआ देखकर आशु चिल्लाकर बोलता है कि अदिति मान जा, तू ये सब मत कर, इन चीजों से नहीं खेलते हैं। लेकिन अदिति को जब तक वो आवाज लगाता तब तक अदिति उस टोटके को बिगाड़ चुकी थी। उस टोटके में एक पोटली भी रखी हुई थी, उस पोटली को भी टच कर कर देखती है, उसको भी वो फेंक देती है और पता नहीं उसके ऊपर कौन सा भूत सवार था, उस पूरे टोटके को उसने तहस नहस कर दिया। तो जो दिया जल रहा था उस दिए को बुझा दिया था। ये सब करने के बाद उस टोटके के बिल्कुल बीच में खड़ी हो गई, एकदम से बिल्कुल शांत होकर अपनी गर्दन नीचे कर कर, और 1 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ी रही। ये सब उसे देखकर घबरा जाता है कि इसको क्या हो गया। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई थी और यहाँ इनकी सांसें रुकी हुई थी। तभी एकदम से वो अपनी गर्दन को ऐसे एकदम झटके से ऊपर उठाती है और फिर एक डायन की तरह बहुत तेज हंसने लगती है, इस तरह से करके वो बार बार अपनी गर्दनों को घुमाई जा रही थी और एक बहुत ही अजीब सी हंसी हंस रही थी और यहाँ इन सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। तभी एकदम से उन सबकी तरफ देखती है और देखते इनकी तरफ बहुत तेजी से भागना शुरू करती है। एकदम से उसे भागता हुआ देखकर सारे सारे भागना शुरू करते हैं और भागते भागते में कुछ लोग स्कूटी के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे वो भागते हैं एकदम से उनमें से 2-3 लोग स्कूटी में ही फंस के गिर जाते हैं और उनके गिरते अदिति बहुत तेज तेज ताली मार के हंसना शुरू करती है। अरे फट्टुओं, डर गए तुम लोग, कितने डरपोक हो, मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर सब लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है, तेरा दिमाग खराब है क्या, ये क्या हरकत थी। सब उठते हैं, अपने आप को संभालते हैं, जो गिर गया था उसको उठाते हैं और अदिति की तरफ गुस्से से देखते हैं। अदिति हंसते बोलते हैं, अरे यार मुझे मस्ती सूझी, लेकिन तुम लोग किस तरह से डर गए। और इस तरह से उन सारे दोस्तों का मजाक उड़ा रही थी। अब वो इन सबके ऊपर हंसी रही थी कि तभी अचानक से उसको अपने पीछे से एकदम से एक हवा का झोंका कर लगता है, एकदम से धक्का लगता है, पुश लगता है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। उसे ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका आके उसे टकराया। उसके बाद वो चारों तरफ देखती है और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि जस्ट अभी 1 सेकंड पहले उसके साथ ये क्या हुआ। वो अपने दोस्तों की तरफ देखती और बोलती, यार अभी मुझे ना कुछ अजीब सा लगा, जैसे अब आप वो कहते हो ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। अगर आप चिल्लाओगे और जिस दिन सच में भेड़िया आ गया उस दिन आपको बचाने कोई नहीं आएगा। रश्मि ने जो अभी थोड़ी देर पहले नौटंकी की थी तो उसको देखकर रश्मि बोलती है, बस अब चुप हो जा, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, चल यहां से। क्योंकि सबसे पहले रश्मि ही स्कूटी में फंस के गिर गई थी और उसको चोट भी आई थी, तो उसे अदिति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर अदिति बिल्कुल चुप हो जाती है और ये लोग फिर वहां से निकल जाते हैं।
पूरे रास्ते सभी लोग शांत थे क्योंकि अदिति जो किया था उनसे सबका दिमाग खराब हो रहा था, गुस्सा आ रहा था सबको। और इधर अदिति के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि लास्ट में वो जो हवा का झोंका है वो क्या था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि अपने किसी भी दोस्त को कुछ बताएगी तो उनमें से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अदिति को लगा कि शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा और ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये चीज थी यहीं पे एंड हो जाएगी। लेकिन अदिति को शायद ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। सब अपने अपने घर जाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन ये सब लोग मिलते हैं। सबसे मिलने के बाद अदिति सब लोगों को सॉरी बोलती है, वो भी उसको अपना दोस्त समझे, ठीक है यार मजाक हो जाता है, और उसको माफ कर देते हैं। और ये सब लोग होली की प्लानिंग में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे होली का दहन था और उसके अगले दिन थी धुलंडी, जिस दिन सब लोग रंगों से होली खेलते हैं। तो सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि होली का दहन तो हम अदिति की कॉलोनी में ही करेंगे, क्योंकि उसकी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत बढ़िया फंक्शन होता था, मजा आता था सभी लोग को, सब लोग इकट्ठे होते थे वहां पर, और थोड़ा बड़ा होली दहन का वहां फंक्शन होता था। और उसके बाद जैसा प्री डिसाइडेड था कि ये अपने दोस्त के फार्म हाउस के ऊपर धुलंडी करेंगे, यानी कलर वाली होली खेलेंगे। नेक्स्ट इवनिंग सब लोग इकट्ठे होते हैं अदिति के वहां। उनके यहाँ बड़ा प्रोग्राम किया गया था, होलिका सजाई गई थी और इवन डीजे फ्लोर लगाकर डीजे वगैरह सब अरेंजमेंट था। बहुत अच्छे लेवल पर उनका ये सेटअप होता था जो पूरी सोसाइटी अरेंज किया करती थी। तो मुहूर्त के हिसाब से तय समय पर होलिका दहन हुआ। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जब होलिका दहन होता है तो जलती हुई होली में से प्रहलाद को निकालना होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, वो आपके यहाँ पर भी ऐसा ही होता होगा। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि किस तरह से मोहल्ले के, सोसाइटी के कुछ लोग या लड़के जाते हैं। होली के अंदर एक डंडा होता है, उस डंडे को प्रहलाद माना जाता है और उसको बाहर निकालना होता है। उसको अगर आपने बाहर निकाल लिया तो उसको प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है। पहले जब गांव में होलिका दहन होता था तो ये माना जाता है कि जिसने, मतलब अगर आपने सही सलामत प्रहलाद को बाहर निकाल लिया तो इस बार बारिश वगैरह, मौसम सब कुछ अच्छा रहेगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने प्रहलाद को बाहर निकाला है तो ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है। तो इसी तरह यहाँ पर भी सोसाइटी के कुछ लोग और कुछ लड़के प्रहलाद को बाहर निकालने के लिए होलिका के पास जाते हैं। लेकिन होली की जो आंच थी, जो आग थी, वो इतनी तेज थी कि चाहकर भी ये उसके पास में भी नहीं जा पा रहे थे। बहुत बार उन्होंने कोशिश की, कुछ तार वार फेंक कर उससे खींचने की कोशिश की, लेकिन सभी के सभी नाकाम रहे। और सब लोग सोच रहे थे कि यार ये आग इतनी तेज हो रखी, कैसे प्रहलाद को निकाला जाए। अगर वेट किया गया तो होली के साथ साथ प्रहलाद भी पहले ही जल जाएगा। अब यहाँ पर पता नहीं अदिति को एकदम से क्या होता है, वो आगे बढ़ती है और जाकर सीधा आग के अंदर प्रहलाद वाले डंडे को पकड़ती है और खींच के उसको बाहर निकाल लेती है। सब लोग अदिति को देखते रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी ट्राई किया था कोई उस होली के 3-4 फीट पास में भी नहीं जा पा रहा था। और यहाँ अदिति से बिजली की तेजी से गई, उसको पकड़ा और बाहर निकाल लिया। सब लोग उसे देखते रह जाते हैं और उसकी मम्मी भागते जाती है, जाकर बोलती है, तू पागल है क्या, ये क्या कर रही है, दिखा तेरे हाथ, हाथ जल गए होंगे। अदिति अपने हाथ दिखाती है, उसके हाथों पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थे। और ना सिर्फ अदिति की मम्मी, सोसाइटी के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे अदिति के हाथ देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अदिति ने वो टास्क परफॉर्म किया था, ये पक्का था कि उसके हाथ जल गए होंगे। लेकिन उसके हाथों पर जले हुए का निशान भी नहीं था। ना सिर्फ सोसाइटी वाले, ना सिर्फ उसके घर वाले, उसके सारे दोस्त भी शॉक्ड थे कि ये एकदम से उसने क्या किया। अदिति अब सबके अट्रैक्शन का पॉइंट बन गई थी। पहले तो सब लोग शॉक्ड थे, लेकिन एकदम से उन्होंने तालियां बजाना शुरू की कि किस तरह से अदिति ने बहादुरी करके प्रहलाद को बाहर निकाल लिया। और जो लोग पहले प्रहलाद निकालने की कोशिश कर रहे थे वो सब भी शॉक थे कि वो तो यार आग के पास में भी नहीं जा पा, और ये लड़की ऐसे ही मजाक मजाक में प्रहलाद को निकाल के बाहर आ गई। होलिका दहन के बाद ये सारे दोस्त लोग बैठते हैं और सभी बैठते ही की बात बोलते हैं, यार वाह दीदी, आज तो तूने मतलब कमाल कर दिया, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी कर सकती है। वैसे एक बात बताइए, एकदम से तुझे क्या हुआ कि तू वो सीधा आग के अंदर चली गई? अदिति मुस्कुराते बोली, यार पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे बस एकदम से अंदर से आवाज आई कि डंडा मुझे बाहर निकालना चाहिए, और मैं सीधी होलिका के अंदर चली गई। खैर ये नॉर्मल था। और फिर उसके बाद इन लोगों ने आगे की प्लानिंग की और सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। अदिति भी अपने घर पहुंचती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है, और उसके बाद वो मतलब फ्रेश होके शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी। जो बालों को कॉम्ब कर रही थी उसकी नजर शीशे पे पड़ी तो उसने देखा एकदम से उसे अपने पीछे काली सी परछाई दिखाई दी। तो पीछे घूम के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने वापस शीशे में देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर उसने इग्नोर किया। उसे लगा कि शायद उसके मन का वहम है। उसके बाद वो अपने बाल वाल कॉम्ब करके अपना सोने चली गई। उसे आज अपने रूम का जो एम्बियंस था या एटमॉस्फेयर बोल लो, वो भी रेगुलर से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। खैर इन सबको इग्नोर करके वो सो जाती है, और जैसे उसकी आंख लगती है एकदम से उसका फोन बजता है।
वो अपने फोन को उठाकर देखती है तो देखती है कि उसके फोन पर कॉल आ रहा था यू के नाम से। अदिति ने अपना फोन नंबर अपने फोन में यू के नाम से सेव कर रखा था और जैसे उसने देखा उसे लगा कि मेरे फोन पे मेरे ही नंबर से कॉल कैसे आ सकता है। उसने क्यूरियोसिटी के लिए वो फोन उठाया और अपने कान पे लगाया और जैसे उसने फोन कान पे लगाया उधर से एक भारी सी आवाज आती है। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन अगर यही होली किसी के खून से खेली जाए तो। ये सुनकर उधर उसने फोन को रख देती है और वो फोन भी इतना बोल के कट जाता है। वो समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो अपने फोन की वापस से कॉल लॉग चेक करती है तो वहां पर यू नाम से मतलब इनकमिंग कॉल नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घबरा कर लाइट ऑन करती है अपने कमरे की, थोड़ी देर सोचती है और अल्टीमेटली वो डिसाइड करती है कि जरूर हो ना हो ये कोई ग्लिच है, कहीं और का कॉल कहीं और कनेक्ट होकर। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। उसे लगा इस तरह का ही कोई टेक्निकल ग्लिच है और वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इतना कहकर वो अपना फोन स्विच ऑफ करती है और उसके बाद सो जाती है। और लेटते ही उसे आता है एक सपना। एक सपना जिसमें वही सीन चल रहा होता है जिस दिन उसने वो होली का टोटका बिगाड़ा था। वो देख रही होती है कि वो होली का टोटका बिगाड़ रही है और उसके बाद भाग के अपने दोस्तों को डराने के लिए उनकी तरफ जाती है। और जब जाके वो वहां रुकती है तो उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसे वो झटका लगा था और आज उसकी आंखों के सामने वो सीन चल रहा था। जिस टाइम पर उसे वो हवा का झोंका महसूस हुआ था उस टाइम पर उसे दिख रहा था कि काली परछाई उसके शरीर के अंदर घुस रही है। यहाँ पर घबराकर उसकी आंख खुल जाती है और कमरे के अंदर एसी चल रहा था लेकिन फिर भी अदिति बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या देखा है। वो बुरी तरह घबरा गई थी और उसके बाद उसने अपना फोन उठाया और अपने जस्ट फ्रेंड स्वप्निल को फोन किया। उस दिन वो इनके साथ नहीं था। उसने अदिति से पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद उसने उससे कहा कि सुनो, देखो अभी तुम थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि तुमने जो देखा वो सच हो, लेकिन अभी तुम एक काम करो, तुम अपने हेडफोन्स लगाओ और उसमें हनुमान चालीसा को रिपीट पर लगाओ। इससे तुमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा और फिर सुबह तुम अंकल आंटी को ये बात बताना और मैं भी कल सुबह तुम्हारे घर आता हूँ। वो थोड़ी देर अदिति को समझाता है, उसे कंसोल करता है और उसके बाद अदिति हेडफोन के अंदर हनुमान चालीसा रिपीट पे लगाकर सो जाती है। सुबह अदिति उठती है और उठकर वो फ्रेश होने के लिए बेड से उठती है और उठते ही गिर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के अंदर जान ही नहीं है। गिरने के बाद वो बहुत जोर से रोने लगती है और चिल्लाती है, अपनी मम्मी को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी दौड़ते हुए उसके रूम में आते हैं और आकर देखती तो उसे नीचे पड़ा हुआ देखती है और बोलती है, बेटा तुझे क्या हुआ, तू नीचे क्यों गिरी हुई है। तो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के अंदर जान ही नहीं है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे और फुट फुट कर अदिति रोने लगती है। ये सुनकर उसकी मम्मी उसके पापा को बुलाती है, फिर ये उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का चेकअप वगैरह करते हैं, एमआरआईज होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन सभी के सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये सब कैसे हुआ। फिर उन्होंने इनके पेरेंट्स को समझाया कि अभी से कुछ दिन यहीं पर एडमिट रहने दीजिए, हो सकता है किसी नर्व के मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से इसके जो पैर है उन्होंने काम करना बंद कर दिया हो। वैसे पैरालिसिस अटैक नहीं है, उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए थे, किसी भी तरह का कोई पैरालिसिस अटैक नहीं था। लेकिन यहाँ अदिति के पैर उठने तक का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि उसके कमर के नीचे कोई हिस्सा भी है। डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन, ड्रिप्स, दवाइयां सब कुछ दे रहे थे, लेकिन उसके पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। दिन में एडमिट होने के बाद अदिति स्वप्निल को ये बात बताती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे ये पता लगता है, वो अपने सारे दोस्तों को बताता है कि अदिति अदिति जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सभी लोगों को वहां पर पहुंचना है। और ये सारे के सारे दोस्त और स्वप्निल वहां हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। ये सभी लोग वहां जाकर अदिति को देखते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी अदिति रेस्ट कर रही थी, शायद दवाइयों के नशे की वजह से उसको नींद आ रही थी। तो सभी लोग उसका जो कैबिन था उससे बाहर बैठे हुए थे। इन दोस्तों ने अदिति की मदर से पूछा कि आंटी क्या हुआ, आखिर एकदम से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। तो उन्होंने बताया कि बेटा रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोई थी और सुबह मुझे उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई, मुझे आवाज़ दे रही थी, मैं भाग कर गई तो देखा कि वो ज़मीन पर पड़ी हुई है और तभी से उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। ये सब बातचीत ही कर रहे थे कि तभी सब लोगों को एकदम से अदिति के रोने की आवाज़ आती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग कैबिन के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो अदिति ने बहुत तेज आंखें बंद की हुई थी और वो रो रही थी और बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और इतना बोलकर वो बहुत तेज तेज रो रही थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना सिर्फ वो रो रही थी, साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी चीज से घबरा रही है और उसके पूरे चेहरे पर पसीना पसीना हो रखा था। उसकी मम्मी रोते हुए उसके पास जाती है और जाकर बोलती कि मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया है, तू किससे डर रही है। वो इसके सर पर हाथ फेरती है और यहाँ पर रोते रोते अदिति एकदम से बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ होता हुआ देखकर
अदिति के सारे दोस्त समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आशु अदिति की मम्मी को कुछ बताने वाला होता है, तभी उसके पापा डॉक्टर को लेकर वहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर फिर से अदिति का चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि काम करते हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी इनका कंसल्टेशन लिख देते हैं और नर्स को गाइड करके ऑर्डर देकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद उसके दोस्त अदिति की मम्मी के पास जाते हैं, उन्हें साइड में लेकर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि कैसे उस दिन अदिति ने रात को होली का वो टोटका बिगाड़ा था। हो सकता है उसकी तबीयत इसी वजह से खराब हो रही हो। अपने उसके दोस्तों की बात सुनकर अदिति की मम्मी और ज्यादा घबरा जाती है। उनके हस्बैंड को ये बात बताती है और वो भी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे और इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अदिति की मम्मी उनको इंसिस्ट करती है और उनके इंसिस्ट करने की वजह से वो अपने एक नॉन एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं। वो हॉस्पिटल आते हैं, अदिति से मिलते हैं। एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजर थे इनको पैरानॉर्मल का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मना करने की जगह वो इसको चेक करने आते हैं। वो वहां पर आते हैं, थोड़ा बहुत अदिति को चेक करते हैं और फिर उसके फादर को एक ब्रेसलेट देते हैं कि आप इसको ये ब्रेसलेट पहना के रखें, इससे ये ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं अपनी फी वगैरह लेकर। सारे दोस्त रात तक वहीं पर रुके हुए थे, लेकिन जैसे आप सभी लोग जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड जो कैबिन भी होते हैं खुद के, उसमें भी 2 ही लोग रह सकते हैं और यहाँ पर भी यही हुआ। डॉक्टर्स और जो स्टाफ था उन्होंने कह दिया कि आप लोग सब घर जाएं, इनके साथ सिर्फ इनकी मम्मी रुक सकती है। तो इस तरह से अब अदिति के कैबिन के अंदर अदिति और उसकी मम्मी रुकी हुई थी। अदिति की मम्मी ने रात को अदिति को खाना वगैरह खिलाया और फिर दोनों सो गए। अदिति अपने पेशेंट बेड पे लेटी हुई थी, उसके पास में एक सोफा था जिसके ऊपर उसकी मम्मी सो रही थी। अचानक से रात को अदिति की मम्मी की आंख खुलती है अदिति की रोने की आवाज से। उसकी रोने की आवाज सुनकर वापस फटाफट उठती है और उठकर देखती है अदिति बेड पर नहीं थी। वो आगे देखती है तो वो अदिति जो दिन में चल नहीं पा रही थी, वो अपने रूम की खिड़की के सामने खड़ी हुई है, खिड़की के वहां खड़ी हुई है और बाहर की तरफ देखकर वो सिसक कर रो रही है। उसको देखकर अदिति की मम्मी खुश हो जाती है, वो दौड़ती उसके पास जाती है, बोलते अरे वाह बेटा तुम ठीक हो गई हो। और इतना कहते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, अदिति अपनी मदर की तरफ घूमती है और उसको देखकर अदिति की मम्मी के मुंह से चीख निकलने वाली होती है कि तभी अदिति उनके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और श्श बोलकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। उन्होंने देखा कि अदिति का पूरा चेहरा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। अपनी माँ को गले लगाने के बाद वो उनके कानों में बोलती है, मैं तो यहाँ से जाने वाली थी, मुझे तो मुक्ति मिलने वाली थी। उस तांत्रिक ने 30 साल से मुझे बांध रखा था और मैं उस दिन मुक्त होने वाली थी, लेकिन तेरी बेटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने मेरी मुक्ति का मार्ग रोक दिया है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगी और वो भी मेरे साथ भटकेगी, तब जाके उसे पता चलेगा कि पीड़ा क्या होती है। इतना कहते ही अदिति का शरीर एकदम से बिल्कुल ढीला पड़ गया और वो अपनी मम्मी के ऊपर ही गिर गई। बेसिकली अदिति बेहोश हो गई थी। उसकी मम्मी जैसे जैसे करके आके उसको बेड पर लिटाती है, फिर वो दौड़ के जाती है, नर्स को बुलाती है। नर्स आकर देखती है तो अदिति का कैनुला वगैरह सब कुछ हटा हुआ था। तो बोलती है कि इसका कैनुला वगैरह किसने हटाया है। तो अदिति की मम्मी ने उस नर्स को सारी बात बताई। तो नर्स बोलते रहे, मैडम ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये फालतू का अंधविश्वास मत फैलाओ, ये लड़की पैर से नहीं चल सकती है। उनको ये समझ में आ चुका था कि इन हॉस्पिटल वालों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो सीधा अपने भाई को फोन करती है। उनका भाई फोन उठाता है और बोलता है कि दीदी आप चिंता मत करो, बस आज की रात गुजार लो, कल सुबह होते ही मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को लेकर आता हूँ। उसके बाद उनके जो अदिति के मामा थे वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स से बात करते हैं, सब कुछ पता करते हैं और उन्हें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिलते हैं। उसके मामा उनसे मिलने जाते हैं और मिलकर अपनी बहन की बात उनसे करवाते हैं। सारी बात जानने के बाद वो कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आपकी बेटी सेफ रहेगी, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ क्रिया करनी होगी और वो मैं अस्पताल में नहीं कर सकता हूँ, वो लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको अपनी बेटी को घर पे लाना होगा। उसकी मदर ने उसके फादर से बात की। उसके फादर ने पहले तो मना कर दिया, पर उन्होंने समझाया कि आप मेरी बात समझो, मुझे पता है कल रात को मैंने क्या देखा है। और इस तरह समझाने के बाद उसके फादर भी मान जाते हैं। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर साफ साफ मना करता है कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, हम उसे किसी भी हालत में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप
को डिस्चार्ज करना होगा, हम अपनी जिम्मेदारी पर अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। उन्होंने उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया और उसके बाद अदिति को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। ये लोग सीधा अदिति को अपने घर लेकर पहुंचे और उसके बाद वहाँ पर पहुंचे वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। वहाँ पहुंचने के बाद अदिति को उनके सामने एक चेयर के ऊपर बिठाया जाता है और बिठाने के बाद वो आंख बंद करके अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं और अदिति की बॉडी के अंदर उस स्पिरिट का पोजीशन लाते हैं। और फिर से वही एक सवाल, कौन है तू, क्या कर रही है इसके शरीर में? वो एंटिटी अदिति की आवाज में बोलती है, सुवर्णा, सुवर्णा नाम है मेरा। मेरी मौत 30 साल पहले हुई थी और उसके बाद एक तांत्रिक ने मुझे अपनी शक्तियों से बांध लिया था। उसके बाद वो मुझसे अपने काम करवाया करता था। एक बार उस तांत्रिक ने मुझे किसी के घर पे काम करने भेजा था और वहां पर एक औरत ने मुझे बांध लिया था और तब से वो औरत मुझे अपने काम में ले रही थी क्योंकि उसे भी तंत्र विद्या का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और उसके बाद उस औरत ने मुझसे अपना एक काम करवाने के लिए एक सौदा तय किया कि अगर मैं उसका वो काम कर देती हूँ तो वो मुझे मुक्ति दिलाएगी। मैंने उस औरत का काम किया और उसने मेरी मुक्ति का रास्ता बनाया और उस रात उसने उस चौराहे पर जो भी विधि की प्रक्रिया की उससे मेरी मुक्ति होने वाली थी। मैं वहाँ बैठकर बस समय काट रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि तभी ये लड़की वहाँ पर आती है और जो भी प्रक्रिया विधि वहाँ पर की गई थी उस सबको तहस नहस कर देती है और मेरी मुक्ति के रास्ते को इसने बंद कर दिया। जो इसने किया इसे उसकी सज़ा भुगतनी होगी। इसने मेरी मुक्ति का रास्ता रोका है और अब ये भी मेरे साथ भटकेगी, तब जाके इसे पता लगेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बच्चे से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो। तो उसने कहा, गलती अनजाने में होती है, इसने तो सब कुछ जानबूझकर किया है। अपने दोस्तों को दिखाने के लिए इसने ये सब किया और उनके मना करने के बाद भी ये नहीं मानी। वो फिर से कहते हैं, मैं समझता हूँ तुम इस बच्चे से नाराज़ हो, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या चाहिए बताओ और तुम इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो। उनकी बात सुनकर वो कहती है, क्या तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो? अगर तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो तो मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन तुम्हें इस लड़की के शरीर को छोड़ना होगा। उसने कहा, जब तक मेरी मुक्ति का रास्ता नहीं बनेगा तब तक मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो पंडित जी जो एक्सपर्ट थे वो अदिति की मदर के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि एक काम कीजिए, जिस चौराहे पर उसने सब किया वहाँ पर आपको एक होलिका दहन करवाना होगा और वो भी अदिति के हाथ से। ये कुछ सामान की लिस्ट है, आप ये सामान लेकर आइए, हम लोग वहीं पर चलते हैं और आपकी बेटी के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। उनके कहे अनुसार सामान लाया गया, लकड़ियां लाई गई और सभी दोस्त, इनके परिवार वाले वहां पहुंचते हैं उसी चौराहे पर जहां पर अदिति ने वो सब बिगाड़ा था और उन चीजों के निशान अभी भी वहां पर बचे हुए थे। पंडित जी के कहे अनुसार वहां पर एक छोटी सी होलिका बनाई जाती है और फिर अदिति के हाथों एक पूजा करवाई जाती है। जैसे ही अदिति पूजा कर रही थी अचानक से कानों के अंदर बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई आती है। वो आवाज किसी और को सुनाई नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ अदिति को सुनाई आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उस आवाज से उसके कान फट जाएंगे। इस वजह से वो आगे पूजा भी नहीं कर पा रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती है और वो पूजा करवाना शुरू करती है। पूरी पूजा के दौरान अदिति के कानों के अंदर बहुत तेज आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति है जो उसे रोकना चाहती है और आप विश्वास नहीं करोगे, पूजा के लास्ट तक आते आते अदिति के कानों से खून तक निकलने लग जाता है। सभी लोग देखकर शॉक थे कि उसके कानों से खून क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अदिति के कानों में किस तरह की आवाज गूंज रही है। और फाइनली पूजा खत्म होती है, होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन करने के बाद थोड़ा सा अदिति को रिलैक्सेशन फील होता है। लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से हेवीनेस चली गई है। वो अपने पैरों पे हाथ रखती है। अभी भी वो काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ फ्लो है और शायद वो ठीक हो जाएगी। पूजा करने के बाद ये सब लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वापस से आ रहे होते हैं कि तभी एकदम से रास्ते में चलते हुए एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये एक बिल्कुल अजीब सी बदहवास सी औरत थी। उसके पूरे शरीर के ऊपर होली का रंग लगा हुआ था और वो बहुत गुस्से के अंदर इन लोगों को देख रही थी। गाड़ी रुकते ही वो औरत आकर इनके शीशे पीटने लगती है। तो आशु जो था वो बाहर कांच खोलकर उसको भगाने वाला था कि तभी अदिति की मम्मी से रोकती कि रुक जाओ। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी भगाओ। तो वो औरत शीशे पीटती रह गई और इन्होंने फटाफट से वहां से गाड़ी निकाल ली और सबके सब अपने घर पहुंचे। ये सारे दोस्त उस रात अदिति के घर पर ही रुकते हैं।
वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बोलते कि आप चिंता ना करें, एक दिन में आपकी बेटी को आराम आना शुरू हो जाएगा। और अगली ही सुबह अदिति को वाकई में आराम आना शुरू हो गया। तो उसके पैरों ने मूवमेंट शुरू कर दिया था, जैसे वो पैरों को हिला सकती थी, जिनको पहले हिला भी नहीं कर पा रही थी। और अगले कुछ दिनों में उसे फील हो गया था कि उसके पैरों को आराम आ जाएगा। ऑल्दो उसने कहा था कि आप साथ साथ डॉक्टर्स की दवाइयां भी लेते रहें ताकि इसके शरीर के अंदर ताकत बने और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। लेकिन अदिति जब सुबह उठती है और अपनी मदर से बात करती है, तभी उसकी मदर देखती है कि उसके गले के ऊपर एक जले हुए का इतना लंबा सा निशान हो रखा था। उसने सोचा बेटा तेरा निशान कैसा है? तो कांच ला के दिखाया गया तो उसने भी देखा कि अदिति के गले पे वाकई में एक निशान हो रखा था। वो निशान देखकर अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते अपनी मम्मी से बोलती कि मम्मी, कल रात को सोने के बाद मुझे सपना आया था और सपने में सुवर्णा यानी वही लड़की जो है वो आई थी और वो कह रही थी कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी निशानी मैं तुमको जिंदगी भर के लिए देकर जा रही हूँ। और उस टाइम पर उसने मेरे यहाँ पर ऐसे कुछ जलता हुआ सा लगाया था, मुझे लगा वो सिर्फ एक सपना है, लेकिन वो सपना नहीं था और ये निशान वो मुझे जिंदगी भर के लिए दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि कल रात को जब हम वापस लौट रहे थे तो जो औरत हमें मिली थी वो कोई और नहीं, वो वही औरत थी जिसने इसको बांध रखा था। उस औरत को पता लग गया था कि इसकी मुक्ति नहीं हुई है और वो वापस से इसको पकड़ने आई थी। लेकिन जब उसने देखा कि हम लोग पूजा करके उसकी मुक्ति करवा रहे हैं, तब उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन आपकी वजह से वो पूजा हुई और उस लड़की को मुक्ति मिल पाई और साथ ही साथ मैं भी ठीक हो पाई। तो इस तरह से अदिति को मिला अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक। जानबूझकर उसने ऐसी जगह पर जाकर ये सब किया। बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें नहीं होती हैं, इन पे डिबेट करने की जगह आप अपना रास्ता बदल कर बिल्कुल चुपचाप वहां से निकल जाओ। हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन जो अदिति के साथ हुआ, अगर ऐसा होना शुरू हो आपके साथ तो आपको कैसा फील होगा? मात्र दिखाने के लिए कि टोटका वोटका सब नकली है। नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जब आती है तो वो आपको बहुत परेशान करती है। बहुत स्टेबल माइंड आपका होना चाहिए उन नेगेटिव चीज़ों से। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव पावर, आत्मा, भूत, स्पिरिट नहीं है। नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है। कोई नेगेटिव एनर्जी जब आपसे मैच होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। सोचो, नेगेटिव एनर्जी बहुत लो लेवल पर होती है, जब वो आपसे फ्रीक्वेंसी मैच करे तो आपकी जो एनर्जी वो भी बहुत लो लेवल पर आ चुकी होगी। और एक बार वो दोनों कंबाइन हो गए तो फिर आपको आपकी सोच को, आपके एनर्जी लेवल को ऊपर उठाने में बहुत मुश्किल लगती है और बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। कभी भी आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो शो ऑफ करने के लिए किसी भी वजह से इन चीज़ों को बिल्कुल ना छेड़ें, वरना ऐसा हो सकता है कि आप भी अपने साथ किसी सुवर्णा को ले आओ। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इससे वीडियो को लाइक जरूर करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।